नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां महाजंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा इस वक्त सामने। ये दावा सीधे पुतिन को लेकर है। यूक्रेन का दावा यह है कि पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या के निर्देश दिए थे। यूक्रेन इस दावे के पीछे एक रूसी सैनिक के बयान का हवाला दे रहा है, जो फिलहाल यूक्रेन के कैद में है और कैद में ही रहते हुए उसने ये बड़ा खुलासा किया है पुतिन को लेकर कि पुतिन ने कैसे आम लोगों को मारने की प्लानिंग तैयार की। यूक्रेन का दावा है कि रूस के बंदी सैनिकों ने यह बात कबूल कर ली है कि रूसी सेना को यह आदेश दिया गया कि उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या करनी है। इस सनसनीखेज दावे के बाद रूस पर लगे युद्ध अपराध के आरोपों को भी हवा मिलने लगी है। एक खतरनाक समझौता, एक खतरनाक साजिश। एक सनसनीखेज कबूलनामा। क्या रूसी सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों को मारने की सुपारी दी गई? क्या रूस के सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या के लिए मजबूर किया गया? क्या मारियोपोल और बूचा में रूसी सैनिकों ने जो बर्बरता दिखाई वो सच है? क्या रूस पर युद्ध अपराध के जो आरोप लग रहे हैं वो एकदम सच्चे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की गिरफ्त में आए एक रूसी सैनिक ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। बंदी बनाए गए रूसी सैनिक के मुताबिक उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों को मौत की नींद सुलाने का लिखित आदेश दिया गया है। Я снайпер. Я служу в военной части 66-401, 4-я гвардейская военная база. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такого начала нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины 29 апреля. И все люди подписали, которые с нашей роты были. Я написал рапорт 29 числа. Некоторые писали отказ на рапорт, но сам полит сказал, типа, пишите рапорта заново. И то, что надо ехать. Сказал, типа, если не поедете, либо на Кубу поедете, либо просто уволят. 4 числа мы уже поехали с Моздока в Республику Крым. दरअसल जंग के दौरान रूस पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में बर्बरता की हदों को पार किया है। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या की है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों पर यह भी आरोप है कि वो यूक्रेन के कई शहरों में लूटपाट कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच डोनेस्टक इलाके में पकड़े गए रूसी सैनिक ने युद्ध अपराध के आरोपों को पुख्ता कर दिया है। एक बार फिर सुनिए रूसी सैनिक ने क्या दावा किया है। Я служу в военной части 66-401, 4-я гвардейская военная база. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такого начала нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो युद्ध अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से रूसी सैनिक ने यूक्रेन के नागरिकों की हत्या करने का आरोप कबूला है, उससे ये साफ होता है कि पुतिन इस जंग को जीतने के लिए किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में कत्ले आम की आजादी दे दी है, जिसके सबूत के तौर पर उसने रूसी रक्षा मंत्रालय का एक डॉसियर पेश किया, जिसमें साफ साफ लिखा दिखा कि रूसी सैनिक अब उनके रास्ते में आने वाले यूक्रेन के नागरिकों को भी निशाना बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना के कुछ अधिकारियों को ये डॉसियर भेजा, जिनमें किसी के पास ये लीक हो गया
और इसमें जो भी निर्देश रूसी सेना के जवानों के लिए लिखे वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अब ये क्या चौंकाने वाली बातें हैं ये हम आपको बताते हैं, जिसमें रूसी सेना को यूक्रेन के लोगों का भरोसा जीतने को कहा गया। इसके लिए सैनिकों को आपस में बात करते वक्त कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए गए, जैसे दुश्मन को मारने के बाद वो लोग खतरा टल गया ये कहकर आपस में एक दूसरे को मैसेज दे। इसके अलावा अगर कोई रूसी सैनिकों से पूछे कि वो कहां क्यों आए हैं तो कहें कि आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके देश की पुलिस और सेना मैदान छोड़कर भाग गई है। साथ ही वो दौरे पर अपने साथ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर आए, जिन्हें बांटने से यूक्रेन के लोग उनकी अच्छाई पर यकीन कर सके। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच इस वक्त बड़ी खबर है। अमेरिका से ये खबर मिल रही है जिसमें एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी मदद का भरोसा दिलाया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को एक ऐसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये खबर उस वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने इससे साफ इनकार कर दिया था। और अब अमेरिका की नई मिसाइल को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। जंग का रुख बदलने वाला रॉकेट M142। ये खबर रूस की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये खबर पुतिन के माथे पर शिकल लाने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका रूस के दबाव में यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से इनकार कर चुका था, अब वही अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी वॉर मशीनरी से वो रॉकेट देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को M142 MR सिस्टम देने जा रहा है। भले ही अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक मार करने वाला है, लेकिन खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि ये दुश्मनों पर वार करने वाला एक बेहद कारगर हथियार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है M142 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में चल रही जंग में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। दरअसल जिस एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है वो कई सारी खूबियों से लैस है। जानकारी के मुताबिक M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे मौजूदा वक्त के हिसाब से तैयार किया गया है। M142 को बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। M142 अमेरिका के M270 MLRS का आधुनिक रूप है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। M142 को इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम लोगों की जरूरत होती है। महज 1 मिनट के भीतर इसमें मिसाइल को लोड किया जा सकता है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, इसे बेहद कम वक्त में सीखा जा सकता है। इसकी GPS गाइडेड मिसाइल M777 हॉवित्जर तोपों से दोगुनी रेंज पर फायर करने का मादा रखती है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का यह हथियार गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि M142 मिसाइल सिस्टम अचानक युद्ध का पासा नहीं पलट सकता। दरअसल
रूस के ही दबाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका यूक्रेन को कम दूरी वाला वो मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जिसका न सिर्फ यूक्रेन की सेना आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि रूस के खिलाफ एक कारगर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में यूरोपीय देश ग्रीस का तेल जब्त कर लिया है। ईरान ने करीब 10-10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे ग्रीस के 2 टैंकरों को जब्त कर लिया है। जैसे ही ईरान को अपने यहाँ फारस की खाड़ी से ग्रीस के तेल टैंकरों के गुजरने की भनक लगी, उसने समंदर में रेड कर दी। ईरान के हेलीकॉप्टर्स ने समंदर में ग्रीस के तेल टैंकरों को लोकेट कर लिया यहाँ पे, और फिर उसके सैनिक तेल टैंकरों पर टूट पड़े। ये हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तो बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं इस वक्त आप। लेकिन ईरान ने यूं ही ग्रीस के तेल टैंकरों को अपना निशाना नहीं बनाया। इस खबर की इनसाइड स्टोरी ये है कि ये ईरान का बदला है, ग्रीस को सबक सिखाने की उसकी चाल है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ग्रीस ने अपने यहाँ भूमध्य सागर से गुजर रहे ईरान के एक तेल टैंकर को रोक दिया था और उसका तेल जब्त करवाने में अमेरिका की मदद की थी। अब ईरान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है, और 2018 में न्यूक्लियर डील से निकलने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर तगड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं, और ग्रीस है नेटो देश यानी अमेरिका का साथी। अब जब ग्रीस ने के दोनों टैंकर ईरान के पड़ोसी इराक से तेल लोड करवाकर फारस की खाड़ी से गुजर रहे थे, तो ईरान ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और उसने भी ग्रीस के दोनों तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। ईरान की कार्रवाई से ग्रीस आग बबूला है। उसने इसे अपने तेल टैंकरों की समुद्री डकैती बताया है, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने तेल टैंकरों और दूसरे जहाजों को ईरान के पास समंदर का रास्ता न पकड़ने की चेतावनी दी है। इसी वजह से डर ये है कि ईरान और अमेरिका की इस दुश्मनी के चक्कर में कहीं पूरी दुनिया को पिसना न पड़ जाए, क्योंकि ग्रीस जो है वो दुनिया में तेल टैंकरों का सबसे बड़ा मालिक है। दुनिया भर में जितने भी तेल टैंकर हैं, उनके बेड़े का करीब 27% हिस्सा अकेले ग्रीस का है। ये सच्चाई है, और कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये एक बेहद अहम तेल रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पानी का वो संकरा रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जाकर जोड़ता है। ऐसे में अगर ग्रीस और ईरान में ठनी तो दुनिया में तेल का भयानक संकट खड़ा हो सकता है। युद्ध के मैदान में कुछ ऐसे सबूतों के मिलने का दावा किया जा रहा है जिसके बाद रूस से अमेरिका के लिंक जुड़ने लगे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ जिन पर मेड इन अमेरिका लिखा है, और ये हथियार जंग में यूक्रेन के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या पुतिन के साथ बाइडेन की कोई सीक्रेट डील हुई है? रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए सबूत। ये बातें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया के 2 सुपर पावर मुल्क रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। हथियारों की होड़ की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी किसी से छिपे नहीं है, और ऐसे में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका अपना हथियार रूस को दे दे। हथियार देना तो दूर, अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक को भी इतना सीक्रेट रखता है कि दुश्मन देश को इसकी हवा तक नहीं लगती। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए का आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक जंग के दौरान उसने कुछ ऐसे रूसी हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी है। इन हथियारों में से एक है वर्नाउटी नाम का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था।
बर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर उसे पता लगा कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। इस दावे की फहरिस्त में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस अटैक हेलीकॉप्टर में भी अमेरिकी चिप पाई गई है। रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर उसके सबसे घातक एयरक्राफ्ट में से एक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के ऊपर जमकर कहर बरपाया था। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 को ढेर कर देने की बात कही और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि यूक्रेन के दावे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने यह उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों, ये जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रोजाना 60 से 100 ऐसे यूक्रेनी सैनिक हैं जो कि मारे जा रहे हैं। साथ ही करीब 500 सैनिक रोजाना युद्ध में घायल हो रहे हैं। ये दावा ज़ेलेंस्की ने न्यूज मैक्स को दिए इंटरव्यू में किया है। और ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस युद्ध की स्थिति यह है, बीते 3 महीनों से जो ये युद्ध चल रहा है, जिसमें हर दिन सैकड़ों की तादाद में सैनिकों की जान भी जा रही है और घायल भी हो रहे हैं। ये रूस के सैनिक के मारे जाने की भी खबर है और यूक्रेनी सैनिक। ज़ेलेंस्की ने अब तक अमेरिका से जो कुछ मांगा है वो उन्हें मिला है, जैवलिन से लेकर स्टिंगर मिसाइल तक। अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत से हथियार दिए हैं, लेकिन अब बाइडेन को ज़ेलेंस्की को ना कह दिया है। आखिर वो कौन सा हथियार है जिसे लेकर ज़ेलेंस्की के ऊपर से बाइडेन का भरोसा उठ चुका है? बाइडेन का ये फैसला यूक्रेन से बहुत बड़ा धोखा कहा जा रहा है। इस रॉकेट की रेंज कितनी होगी? दस किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 100? भूल जाइए, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर वाला दायरा, ये वो रॉकेट सिस्टम है जो 500 किलोमीटर दूरी तक कहर मचा सकता है। जी वाकई 500 किलोमीटर। इस वेपन सिस्टम के रॉकेट 500 किलोमीटर तक कयामत बर्पा कर सकते हैं। ये रॉकेट जहां गिरते हैं, दुश्मन का नामो निशान क्या, जर्रा जर्रा धुएं में तब्दील हो जाता है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम HIMARS। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और ये रॉकेट सिस्टम अब यूक्रेन को दिए जाने की तैयारी है।
पूरी दुनिया में चर्चा थी कि अब पुतिन क्या करेंगे। इसे ज़ेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा कि उन्होंने बाइडन को उस हथियार के लिए राजी कर लिया जो रूसी फौज की कमर तोड़ देगा। लेकिन हीमार्स वाला रॉकेट तो ज़ेलेंस्की के लिए काट की हांडी साबित हुआ। बाइडन ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि हीमार्स को लेकर ज़ेलेंस्की के सारे ख्वाब कागज की किश्ती साबित हुए। बहुत गौर से देखिए कि बाइडन से जब हीमार्स के लंबी रेंज वाले रॉकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि ज़ेलेंस्की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। Are you going to send long-range rocket systems to Ukraine? We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. यानी बाइडन ने हीमार्स के लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट पर कैंसल की मोहर लगा दी है। अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी वाले रॉकेट नहीं देगा। देखा जाए तो हीमार्स को लेकर ज़ेलेंस्की ने जो जो ख्वाब देखे थे वो ताश के पत्तों वाले महल की तरह साबित हुए। आखिर इस खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम को लेकर बाइडन क्यों कंफ्यूज हो गए? क्यों उन्होंने कह दिया कि ना, वो ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार नहीं देंगे जो रूस के अंदर तक हमला कर सके? अचानक दुनिया की हेडलाइन बदल गई। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया के बड़े बड़े अखबारों में छपने लगा कि बाइडन ने ज़ेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया है। ज़ेलेंस्की की हर उम्मीद पर पानी फेरने वाली इन खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हीमार्स को लेकर बाइडन पीछे क्यों हट गए? हीमार्स को लेकर बाइडन का कौन सा डर सताने लगा? हीमार्स पर जो खतरा ज़ेलेंस्की रूस के लिए बनने जा रहे थे, आखिर बाइडन खुद उस खतरे में कैसे घिर गए? इसके लिए आपको हीमार्स रॉकेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपको इसकी ताकत और इसे इस्तेमाल करने वाले जिगरे को समझना पड़ेगा। और अगर ऐसे हालात बने कि हीमार्स को रूस पर दागा गया तो आपको रूस के रिएक्शन वाली रेंज को भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि यूक्रेन इस मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम यानी हीमार्स MLRS को लेकर कितनी इमरजेंसी वाली डिमांड पेश कर रहा था और अमेरिका को उसका वादा भी याद दिलाया था। Washington has to keep the promise and provide us with multiple launch rocket systems as soon as possible. Others will follow. If we do not get MLRS ASAP, the situation in Donbas will get even worse than it is now. हीमार्स क्या है? अब इसकी ताकत को समझिए। क्यों इसकी खूबियां इस डील को कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह बन गई? हीमार्स एक मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। इसे आप मल्टी बैरल रॉकेटर लॉन्चर भी कह सकते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कई रॉकेटर एक साथ दागे जा सकते हैं। ये दुश्मन के किसी एक ठिकाने को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर तोप के गोले जो अमूमन 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं ये रॉकेटर सिस्टम दायरे को बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर या फिर इससे भी आगे तक तबाही मचा सकते हैं। हीमार्स के लॉन्ग रेंज रॉकेट तो 500 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इतनी रेंज का मतलब है कि हीमार्स के रॉकेट एक तरह मिसाइल की तरह चलने लगेंगे, जो GPS गाइडेंस की मदद से निशाने को और पुख्ता बना देते हैं। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन अपनी वेबसाइट पर इसका दावा करती है। उसने साफ साफ लिखा है कि हीमार्स के आधुनिक रॉकेट 15 किलोमीटर से लेकर 499 किलोमीटर और उससे आगे की रेंज तक भी हमला कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका को ये डर है कि अगर उसने यूक्रेन को हीमार्स के लॉन्ग रेंज रॉकेट दिया और यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया तो उसकी सीधी आंच अमेरिका तक आएगी, क्योंकि इस रॉकेट की रेंज 500 किलोमीटर है और यूक्रेन को यह हथियार मिला तो वो रूस के बड़े शहरों को भी निशाना बना सकता है। हीमार्स रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट ट्यूब वाले 2 हिस्से होते हैं और एक साथ ये 12 रॉकेट दागता है। आप
इसे इस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में मैगजीन भी कह सकते हैं। HIMARS में इसकी रेंज 15 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट इससे दागे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर 50 किलोमीटर तक के रॉकेट सिस्टम युद्ध में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी हथियार की 500 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि उससे दूसरे देश के अंदर तक वार किया जा सकता है। और HIMARS को लेकर यही अमेरिका और जो बाइडेन का सबसे बड़ा डर साबित हुआ। बाइडेन को लगा कि अगर वो लंबी दूरी के रॉकेट वाला HIMARS मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम ज़ेलेंस्की को दे देंगे तो यूक्रेन कीव और खार्किव में उन्हें तैनात करके रूस के अंदर तक रॉकेट से हमले करेगा, यानी ऐसे हमले जिससे रूस के कई शहर भी इस युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। Сьогодні, як і щоденно, я працював, щоб тиск на Росію був посилений. Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову і гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави абсолютний пріоритет – це зброя і боєприпаси для нашої держави. इस रॉकेट सिस्टम को लेकर बाइडेन का सबसे बड़ा डर ये रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने इसका इस्तेमाल रूस पर किया तो पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। क्या इस लंबी रेंज वाले रॉकेट की डील यूरोप में बड़ा युद्ध भड़का देगी? बाइडेन ये भी सोचते रहे कि पुतिन अगर जवाब देंगे तो उसकी रेंज कहां तक रहेगी। क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आएगा, जहां के रास्ते अमेरिका और नेटो देश ज़ेलेंस्की को नए नए हथियार पहुंचा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी बहुत बड़ा खतरा जाहिर कर दिया है, जिससे आप पूरे यूरोप में व्लादिमीर पुतिन का खौफ समझ सकते हैं। Europe and the free world loses this battle, loses this war, we are not going to be safe any longer, because we will always be under threat and blackmail from Putin. जब शुरुआत में रिपोर्ट आई कि अमेरिका यूक्रेन को HIMARS लॉन्ग रेंज वाला रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, तो इसे सीधा सीधा रूस के TOS-1 थर्मोबैरिक रॉकेट सिस्टम का जवाब माना गया। और इस वक्त बड़ी खबर लवीव से है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग की स्थिति। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। वीडियो में रूसी सैन्य वाहनों का काफिला दिखाई दे रहा है। तभी एक गोला एक सैन्य वाहन पर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया और आसपास के सैन्य वाहन तेजी से भागने लगे। ये टॉप एंगल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग से सैकड़ों मील दूर 48 घंटे के भीतर 50 मिसाइलें दाग दी गई। फिलहाल यहां युद्ध तो शुरू नहीं हुआ, हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चीन की और शी जिनपिंग की, जिनके उकसावे के बाद ताइवान ने 50 से ज्यादा मिसाइल फायर कर दी है। और ऐसा उसने किसके इशारे पर किया, क्यों किया और अब जंग का कैसा खतरा मंडराने लगा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, पांचवी मिसाइल, छठी मिसाइल, सातवीं मिसाइल, आठवीं मिसाइल, नौवीं मिसाइल और 10वीं मिसाइल। युद्ध की ये तैयारी ताइवान की है, उस ताइवान की जिसे चीन ने अपने नक्शे में मिलाने का मंसूबा बरसों से पाल रखा है। ताइवान को डर है कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन पर किया। इसीलिए ताइवान ने अपनी ताकत का फुल पैकेज दिखाना शुरू कर दिया है।
ताइवान की फौज ने समंदर के ऊपर भी अपनी ताकत दिखाई, समंदर की सतह पर भी अपना दम दिखाया, जमीन पर अपने जंगी जखीरे का पावर दिखाया। जैसे ही शी जिनपिंग के इशारे पर चीन की सेना PLA ने ताइवान को डराने की कोशिश की, ताइवान की सेना ने एक और युद्धाभ्यास से उसका जवाब दे दिया। और वो भी छोटा मोटा युद्धाभ्यास नहीं। इस वॉर एक्सरसाइज में ताइवान ने तकरीबन अपने सभी घातक हथियारों की नुमाइश की। इसमें अमेरिका में बनी एंटी एयर मिसाइल, खुद ताइवान की बनाई ब्रेव विंड एंटी शिप मिसाइल, स्काई बाउ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, फ्रांस में बनी MICA मिसाइल। ये ताइवान की सालाना मिसाइल ड्रिल थी, जिसके बहाने ताइवान ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। क्योंकि चीन की सेना आए दिन ताइवान की सीमा में घुसकर उसे डराती रहती है, जैसा उसने एक बार फिर किया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, अमेरिका की सीनेटर के दौरे के बीच PLA ने ताइवान द्वीप के पास 30 युद्धक विमान भेजे। ग्लोबल टाइम्स को शी जिनपिंग का माउथपीस भी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है, दुनिया उसे शी का बयान मानती है। चीन ने अपने 30 फाइटर जेट उस वक्त ताइवान के आसपास भेजे हैं, जब एक अमेरिका का सीनेटर अचानक ताइवान पहुंचा है। चीन के इस मिशन में शामिल 30 युद्धक विमानों में 2 KJ-500 चेतावनी विमान, 4 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया विमान, 1 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, 1 Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, 6 J-16 लड़ाकू विमान, 8 J-11 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 2 Su-35 फाइटर जेट और 2 Su-30 फाइटर जेट भी शामिल थे। ताइवान के रक्षा प्राधिकरण के मुताबिक ये 30 के 30 विमान सोमवार को डोंगशा द्वीप और ताइवान द्वीप के बीच ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में दाखिल हुए। 23 जनवरी को 39 उड़ानों के बाद ये 2022 में दूसरी सबसे बड़ी चीन की घुसपैठ है, जो अमेरिका के सीनेटर के ताइवान यात्रा के दौरान अंजाम दिया गया। चीन और ताइवान के बीच जो हालात बन रहे हैं वो सीधे सीधे जंग के संकेत दे रहे हैं। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास जो सिग्नल मिल रहे हैं वो बाइडेन की चिंता बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन चीन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जे के सपने में भी ना सोचे। बावजूद इसके चीन की मनमानी जारी है। देखा जाए तो अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला सतह पर आ चुका है। सवाल ये है कि विश्व युद्ध का माहौल कौन तैयार कर रहा है? क्या यूक्रेन में युद्ध के दौरान ही एशिया में अब एक नई जंग होने जा रही है? पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही है वो अमेरिका के लिए फिक्र बढ़ाने वाली हैं। चीन ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि बाइडेन ने चीन को आगाह किया कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगा। पहले आप बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की जब बैठक थी तो बाइडेन ने ताइवान को लेकर यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेंगे। Mr. President, would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday.
ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बाइडेन के इस तेवर को देखकर चीन ने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला किया और ताइवान से करीब मौजूद अपनी नौसेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। इसका जवाब ताइवान ने अपने सालाना मिसाइल ड्रिल के जरिए देने की कोशिश की। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ उलझ भी चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना ये आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस 2 घंटे के भीतर ही खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का तो मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उसके पहले ही खेल खत्म हो चुका होगा। ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता चला जा रहा है। यहां तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहां कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन उसे सही मौका अब दिखाई दे रहा है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस कुछ ही घंटों के भीतर पूरा खेल ही खत्म कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक चीन अपने सभी सैनिकों को मिला ले तो उसके पास 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान के पास केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हुई। बात अगर थल सेना की करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम, केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 कर्मचारी हैं और ताइवान में केवल 40,000। चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं। कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। मतलब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने चीन को नहीं रोका तो ताइवान चीन का हुआ समझिए। अब वो सवाल कि आखिर ताइवान को चीन अपना हिस्सा क्यों मानता है, जबकि ताइवानी खुद को चीनी नहीं आजाद मानते हैं। इसका जवाब पाने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दोनों के बीच अलगाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान में चले गए। तब से लेकर अब तक चीन ताइवान के खिलाफ जंग की तलवार चमकाता रहता है। बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन रूस महायुद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलने का सिलसिला जारी। अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन को मध्यम दूरी के हाईटेक मिसाइल भेजेगा। लुहांस्क की स्टेट हेड ने 70% इलाकों पर रूस के कब्जे की बात कही है और बताया है कि बाकी जगहों पर भीषण जंग की स्थिति।